चैप्टर सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर रहे हैं और पहली दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें से पहली है दैट इज़ रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर और सेकंड है हमारी दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के न्यूमेरिकल्स भी हम पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। जो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बचती हैं उनमें है जो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद स्टडी करेंगे दैट इज़ ऑस्मेटिक प्रेशर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सीधा मतलब है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले से डिक्रीज हो गया। डिक्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर को हम TF से भी डिनोट करते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट जस्ट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। क्योंकि जब भी किसी लिक्विड को आप कूल करोगे, लिक्विड जो है जब भी उसको आप कूल करोगे सो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। अब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन आप बनाते हो, सपोज टू बी दिस इज़ द प्योर वाटर। प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर का टेम्परेचर आप कंटिन्यूसली डिक्रीज करते रहो, प्योर वाटर को मैं क्या कह सकता हूँ, प्योर सॉल्वेंट। अगर आप प्योर वाटर का टेम्परेचर लगातार डिक्रीज करते रहो तो क्या होगा, ये प्योर वाटर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ सॉलिड में, और आई कैन से आइस में। और ये भी हमें पता है कि प्योर वाटर जो है वो कितने डिग्री पर आइस में कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्ट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो मैं कह सकता हूँ कि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये प्योर है तो इसको मैं TF नोट से डिनोट करूँ। अब मैं प्योर वाटर में कुछ सॉल्वेंट मिला देता हूँ, सपोज टू बी दीज आर सम पार्टिकल और सम अमाउंट ऑफ शुगर। इस शुगर को मैंने मिला दिया प्योर वाटर में और सॉल्यूशन बना दिया यहाँ से हमने। सो जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, इस सॉल्यूशन में प्योर वाटर तो है ही, वाटर के साथ साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर भी आ गया। या हम इसमें ले सकते हैं नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट। नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसके वेपर प्रेशर नहीं बनते हैं। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बनाने के बाद अगर आप डिक्रीज़ करते हो तो आप ये देखोगे कि जो प्योर वाटर हमारा 0 डिग्री पर आइस बन गया था, उस प्योर वाटर का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो 0 डिग्री पर नहीं, उससे कम पर आइस में कन्वर्ट होता है। सो मैंने मान लिया ये कन्वर्ट होता हमारा -2 डिग्री सेल्सियस पे। सो इस केस में जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है इस सॉल्यूशन का, दैट विल बिकम आवर -2 डिग्री सेल्सियस। दोनों को कंपेयर अगर मैं करूं तो मैं कह सकता हूं कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर हमेशा कम होता है अगर उसमें नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं ΔTF से, मीन्स चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए, ये हमें पता है कि -2 की वैल्यू, -2 कम होता है हमेशा 0 से, और हम बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें ये देखने के लिए कि कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर में, एक्चुअली टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है फ्रीजिंग टेम्परेचर में, 2 डिग्री का। ये 0 पे था, ये -2 पे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, TB नोट, बड़ी वैल्यू को पहले लिखना पड़ेगा, बाद में लिखेंगे हम छोटी वैल्यू को, दैट इज़ TF, और फिर छोटी वैल्यू को लिखेंगे TF नोट माइनस TF। ये हो जाएगा हमारा ΔTF के बराबर। अब देखिए, प्योर था 0 डिग्री पर माइनस, सॉल्यूशन हुआ हमारा -2 पे, तो जो टोटल चेंज आया वो कितना आया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 डिग्री का चेंज आ गया सॉल्यूशन में। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ
कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज TF, वो हमेशा कम होगा किसके कंपैरिजन में, उसके प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट दैट इज TF। सो इस केस में हम डेल TF इसको हम लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डेल TF की वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल TF हमेशा होगा TF नोट माइनस TF, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग टेम्परेचर से, इसलिए ज़्यादा की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। सो डेल TF किसके बराबर होगा, बिल्कुल सिमिलर वे में डेल TF दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, सो डेल TF will become equal to KF into मोलैलिटी। KF को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, KF इज आवर मोलल डिप्रेशन, क्योंकि कम हो रहा है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या मैं इसको मान सकता हूँ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और करके इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KF की अगर हम डेफिनेशन निकालें तो KF डेल TF के बराबर हो सकता है अगर हमारे सॉल्यूशन की मोलैलिटी हम 1 ले लें तो KF किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू डेल TF। लेकिन कंडीशन क्या है, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो जाए, सॉल्यूशन हमारा 1 मोलल हो जाए। सो मैं कह सकता हूँ द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 1 है। द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल TF इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। अगर यूनिट की हम बात करें तो KF की यूनिट होती है हमारी केल्विन किलोग्राम पर मोलर। यूनिट भी कभी कभार एग्जाम में आप लोगों से पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। मोलैलिटी हमें पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किए किसके बराबर है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 2। मोलैलिटी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट।